मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 210 जो कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में है। मैक्सवेल के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, पर अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का न्यूटन या आइंस्टाइन मैक्सवेल था तो ये गलत ना होगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1831 से 1879 तक जिंदा रहे और ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। तो आइए ज़रा इनको देखते हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी में उनको देखते हैं। मैक्सवेल बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन वाक़े हुए थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक शेप्स पर था। जब ये 19 साल के हुए तो इन्होंने 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके थे। पर मैक्सवेल को जो सही शोहरत मिली वो एक ऐसे प्रॉब्लम से मिली जो कोई साइंसदान समझने से कासिर था। ये वो वक्त था जब टेलीस्कोप इजाद हो चुकी थी और साइंसदान टेलीस्कोप के ज़रिए दूर सितारों और सियारों को देखते थे। क्योंकि टेलीस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसका इमेज इतना क्लियर मौजूद नहीं होता था। साइंसदान सैटर्न को भी देख रहे थे और उनको सैटर्न के गिर्द रिंग्स नज़र आते थे। पर ये रिंग्स होते क्या हैं, ये रिंग्स थे किस चीज़ के, ये समझने से साइंसदान कासिर थे। इस चीज़ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन दिया गया जिसमें कहा गया कि जो साइंसदान सैटर्न के रिंग्स की असल हालत बताएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसकी खिदमत को याद रखा जाएगा। बहुत से लोगों ने इसके लिए काम किया, उनमें से एक मैक्सवेल भी थे। मैक्सवेल एक बहुत बड़े फिलोसोफर और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने सोचा कि वो इस रिंग की इक्वेशंस लिखेंगे और उसके ज़रिए देखेंगे कि ये रिंग किस चीज़ का बना होता है। उनके सामने 3 चीज़ें थीं। साइंसदान उस वक्त के ये समझते थे कि ये रिंग जो है वो आइसी रॉक से बने होते, बड़ी बड़ी चट्टानें जो कि आइस की बनी हैं, कॉमेट्स जिस तरह के होते हैं उससे बने हो सकते हैं, या कोई लिक्विड हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है, और आखिर में उनका ख्याल था कि ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स या पत्थर भी हो सकते हैं। तो मैक्सवेल ने तीनों सिनेरियोज की इक्वेशंस बनाई। जब उन्होंने ये इक्वेशंस पेपर पर लिखी और उनको एनालाइज किया तो मैक्सवेल का ये ख्याल था कि अगर ये रिंग बहुत बड़ी चट्टानों से मिलकर बनते तो ये लाजमन सैटर्न से जा टकराती ग्रेविटी की वजह से, तो इसलिए ये बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं हो सकती। ये फ्लूइड भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये रिंग फ्लूइड से होता, फ्लूइड से मिलकर बनता तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता वक्त के साथ साथ और ये स्पेस में फैल जाता। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी छोटी छोटी चट्टानें या छोटे छोटे पत्थर। और मैक्सवेल ने इसके लिए इक्वेशन लिखी जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। और इस इक्वेशन में मैक्सवेल ने से ये साबित किया कि सैटर्न के जो रिंग्स हैं वो छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनते हैं जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे हैं एक ही स्पीड के साथ, उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा शोहरत दी और इस चीज़ की वेरिफिकेशन 100 साल के बाद हुई जब एक सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई और सैटर्न को करीब से देखा गया। मैक्सवेल की इस कामयाबी की वजह से सैटर्न के रिंग्स के दरमियान जो गैप है उनको मैक्सवेल गैप कहा जाता है, उनका नाम मैक्सवेल गैप रखा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसने मैक्सवेल को रातों रात मशहूर कर दिया। साथ ही मैक्सवेल ने लाइट को भी देखना शुरू कर दिया। लाइट में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। वो ये जानते थे कि न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है, और न्यूटन का फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने प्रिज्म रखा और बीम ऑफ लाइट को स्प्लिट किया 7 रंगों में। मैक्सवेल ने लाइट पर और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटा सा व्हील बनाया जिसमें सिर्फ 3 रंग रखे, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उस व्हील को ज़ोर ज़ोर से घुमाया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाया, तो उनको वाइट कलर नज़र आया। फिर उन्होंने क्या किया कि इनकी रेशो बदल दी और उसके बाद फिर व्हील को ज़ोर से घुमाया तो उनको एक और कलर नज़र आया। इस तरीके से वो रेशो बदलते रहते थे और व्हील को घुमाते थे तो उनको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते थे। कभी ऑरेंज नज़र आता था, कभी पर्पल नज़र आता था, कभी उनको ब्लू का कोई शेड नज़र आता था। तो मैक्सवेल का ये कहना था कि बेसिक 3 कलर्स यानी रेड, ग्रीन, ब्लू से मिलकर हर कलर बनता है, और उनकी बेसिस पर उन्होंने एक
कलर डायग्राम बनाई, कलर ट्रायंगल बनाया, जो कि आज पेंट में और मुख्तलिफ ग्राफिक्स के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ये मैक्सवेल ने सबसे पहले बनाया था, जिसमें हर कलर को, जिस तरह ये हमारे पास एक डॉट है, इस जगह के कलर को हम रेड, ग्रीन और ब्लू की स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं। इस तरीके से मैक्सवेल ने हमें बताया कि हर कलर को हम 3 बेसिक कलर से मिलकर बना सकते हैं। और ये मैक्सवेल ही था जिसने सबसे पहले कलरफुल इमेज दिखाया ऑडियंस को, जो कि एक स्क्रीन को देख रहे थे, और मैक्सवेल ने 3 मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स को ऑन किया और उनको एक कलरफुल इमेज दिखाया। उससे पहले लोगों ने कलरफुल इमेज नहीं देखा था, वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखते थे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये बुनियाद थी हमारे आज के जितने भी LCDs हैं, टीवी हैं, और जितने भी हमारे पास ऐसे डिस्प्लेज हैं जो कलरफुल डिस्प्लेज हमें दिखाते हैं, उनकी बुनियाद मैक्सवेल ने रखी। पर ये तो अभी शुरुआत थी। मैक्सवेल को बचपन से जो शौक़ था वो लाइट का था, लाइट पर रिसर्च करने का था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलते गए। लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी नेचर में मौजूद होती है, क्योंकि जब बादल गरजते थे तो हमें पता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है, वो हमें लाइट की शक्ल में नज़र आता था। इसी तरह लोग मैग्नेटिज्म को भी जानते थे, क्योंकि जब हम जहाज़ों में समंदरों पर सफ़र करते थे तो लोगों के पास मैग्नेटिक कंपास होती थी, जो कि उन्हें रास्ते का तयन करती थी, रास्ते के बारे में बताती थी। और ये कंपास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जज करती थी ज़मीन की। तो लोगों को ये तो अंदाज़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे मैक्सवेल से पहले आ चुके थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन को बताया। मसलन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक कॉइल नज़र आ रही है, और इस कॉइल में अगर आप करंट को फ्लो करवाएं तो जो हमारे पास कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, इसमें डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। करंट फ्लो कर रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। अगर करंट का फ्लो आप उल्टा कर दें, यानी इस बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स में लगा दें, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट नज़र आएगी, रिवर्स में, ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम करंट फ्लो कर रहे हैं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कोई ताल्लुक है। इसी तरीके से माइकल फैराडे ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर हमने एक केबल की कॉइल बनाई हुई है, और उसके बीच से हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम एक मैग्नेट को ज़ोर ज़ोर से मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और यहाँ पर जो LEDs छोटी छोटी बत्तियाँ लगी हुई हैं, जिस तरह क्रिसमस ट्री पे लगाई जाती हैं, ये जल उठती हैं। जैसे ही हम मैग्नेट की मूवमेंट रोकते हैं तो ये फिर बुझ जाती हैं। अब हम जैसे ही दोबारा इस मैग्नेट को मूव करवाना शुरू करते हैं तो ये LEDs दोबारा जलना शुरू हो जाती हैं। ये LEDs हमने शो की हैं, उस वक्त LEDs तो नहीं बनी थी, पर ये LEDs मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया है कि यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ताल्लुक यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। दोनों कंडीशन में हमें इनका ताल्लुक नज़र आता है। मैक्सवेल जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। वो जानते थे कि फैराडे जो है उन्होंने हमें बताया कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, और उनके बीच में अगर हम आयरन फिलिंग्स डालें तो हमें नज़र आता है कि उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस नज़र आती हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो मैक्सवेल ने सोचा कि क्यों ना वो फैराडे का काम आगे बढ़ाएं। फैराडे क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके पास मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था इन तमाम रिलेशंस का, और जब तक मैथमेटिकल प्रूफ उनके पास नहीं था तो लोग उस समझते थे कि ये शायद कोई शोबदेबाजी है, और उसको वो साइंस का दर्जा नहीं देते थे। मैक्सवेल ने ये सोचा कि वो ज़रूर फैराडे के काम को आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेसिक इक्वेशंस जो हैं वो लेके आएंगे, और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने 4 ऐसे कानून दिए, 4 ऐसी इक्वेशंस दी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद हैं। ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक रिलेशन बताती हैं, और आजकल ये हर जगह पर यूज़ होती है। हमारे घरों में यूज़ हो रही है, हम मोबाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, हमारे घरों के ऊपर एंटीना लगा होता है, तो हर जगह पर ये वेव्स जो हैं और ये
जो कैलकुलेशंस हैं ये यूज़ हो रही होती हैं। ये वो 4 इक्वेशंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनकी जो पहली 2 इक्वेशंस हैं ये गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ है। तीसरी जो इक्वेशन है ये फैराडे लॉ है, और जो चौथी इक्वेशन है वो एम्पेयर्स लॉ है। मैक्सवेल ने एक तो इनको मैथमेटिकल शक्ल दी इन सब साइंटिस्ट के काम को, और उसके साथ उन्होंने चौथी जो इक्वेशन है ये जो आखिर में है, इसमें उन्होंने अपना कुछ रोल प्ले किया और एक फैक्टर डाला जिसको बाद में हम एम्पेयर्स लॉ को एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं उससे बाहर जा रही होती हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं पहली, ये है मैक्सवेल की पहली क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ पर इसकी इंटीग्रल फॉर्म दिखाई गई है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अज्यूम करें कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है। तो उस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, ये बढ़ जाएंगी। और अगर मैं चार्ज कम कर दूंगा तो ये लाइंस कम हो जाएंगी, और लेफ़्ट हैंड साइड यानी जो मुझे बताती है कि ये एक क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बता रहा है हमें एक गिवन एरिया पे जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो बराबर है उसमें इनक्लोज चार्ज के। अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। पर इसमें आप ये चीज़ गौर करें कि हमने ये नहीं बताया कि इनक्लोज सरफेस किस किस्म की होनी चाहिए। मसलन अगर मैं यहाँ पर इस तरह की इनक्लोज सरफेस रख देता हूँ तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा अगर हमने चार्ज को अल्टर नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो क्लोज सरफेस की शक्ल पे डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप किसी किस्म की भी क्लोज सरफेस ले लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा। अगर मैं इस किस्म की सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस ले लेता हूं और उसमें वही चार्ज रखता हूं तो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो बाहर निकल रही है वो भी सेम रहेंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम रहेगा। पर अगर मैं चार्ज बढ़ा देता हूं तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और उसके साथ कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है, पर वो क्लोज सरफेस की शक्ल पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो बनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से मुख्तलिफ तौर पर मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो 2 पोल्स के बीच में होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मोनोपोल मैग्नेट्स जो है वो आपको नहीं मिल सकते। आज तक हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 पोल्स के बीच में होती है, ये इसका डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। और अगर इसके बीच में हम कोई इनक्लोज्ड सरफेस रख दें तो उस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जितनी मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस उसमें एंटर हो रही होंगी, देखिए यहाँ पर ऊपर 2 हो रही हैं और नीचे भी 2 हो रही हैं, उतनी उसको लीव भी कर रही होंगी। तो जितनी एंटर हो रही है उतनी लीव कर रही हैं, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। और यही उसकी सेकेंड इक्वेशन हमें बताती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अगर जो हमारे पास शेप है कंटेनर की वो अगर मैंने चेंज भी कर दी, इस क्लोज जो सरफेस है उसकी शेप चेंज भी कर दें, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अगर इसके बीच में मैं वाटरमेलन रख देता हूँ तो क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो जितनी एंटर हो रही है उतनी लीव कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एक क्लोज सरफेस में हमेशा ज़ीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने उस कंटेनर के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूं, इस क्लोज सरफेस को बहुत बड़ा कर दूं और मैग्नेट इसके बीच में भी चला जाए, जिस तरह के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें वो ज़ीरो होगा। अब इनका रिलेशन देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन क्या है। एक को चेंज करें तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आता है, और अगर दूसरे को चेंज करें तो पहले पर क्या इफेक्ट आता है। इसके लिए मैक्सवेल ने ये चीज़ क्यों उठाई, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में
जो कि इन बिहेवियर्स को शो करते हैं। मसलन कैपेसिटर और इंडक्टर्स, ये दो ऐसे डिवाइसेस हैं जो या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बता रहे होते हैं और या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इनके गिर्द चेंज हो रहा होता है, और इनकी रिलेशन को अगली दो इक्वेशंस में हमें मैक्सवेल ने बताया है। और क्योंकि ये बेसिक यूनिट हैं किसी सर्किट के, तो अगर इनके बिहेवियर को हम सही तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो फिर हम किसी भी सर्किट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो कि है फैराडेज लॉ। और ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये फाई जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमें ये बताता है कि ये चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उससे एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बनेगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। ये हमें ये बताता है। मसलन मैं आपको इसकी अब एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब अगर ये इधर रखा हुआ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेबल है, वो वक्त के साथ साथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास वेरिएबल है ये ज़ीरो हो जाता है। पर अगर इसको मैं ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दूँ, टू एंड फ्रो जो है इसको मोशन देना शुरू कर दूँ, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम इसको बहुत तेज़ी से हिला रहे हैं, तो इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रेट ऑफ चेंज जो है वो नुमायाँ होगा। और उसकी वजह से इस क्लोज्ड लूप में ये जो हमारे पास कॉइल है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इसमें वोल्टेज आएगी, इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से ये जो बल्ब है ये जल जाएगा। या अगर आपने यहाँ पर एक मीटर लगाया हुआ तो उसकी आपको डिफ्लेक्शन नज़र आएगी कि यहाँ पर एक वोल्टेज जो है प्रोड्यूस हुई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम एक मैग्नेट को ज़ोर से हिला रहे हैं जिसका कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो इस लूप के साथ नहीं है। ये जो हमारे पास एक क्लोज लूप है इसके साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है, या वायरलेस एक्शन भी आप कह सकते हैं। और हो क्या रहा है, इसमें जो है वोल्टेजेस जनरेट हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और यही चीज़ जो है ये तीसरी इक्वेशन कहती है जो कि फैराडेज लॉ है। अब आप अज्यूम करें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास नहीं आ सकता, मैग्नेटिक फोर्स नहीं बन सकती? इसका वाइस वर्सा करें तो ये जो हमारे पास एक बेसिक रूल था ये था एम्पियर्स लॉ। बिल्कुल इसका अगर आप उलट ले लें, इसको हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर आ गया, और इंडक्टर को हमने बता दिया कि जब इंडक्टर के पास हम मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या करेगा जी, ये जो है एक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। पर हम अब जाते हैं एक और तरफ जो कि है चौथी मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से उसके पास अगर हम एक सर्कल बना दें तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो, तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर हमें बताई गई है। मैंने इसकी ये डेरिवेशन ली है, ये क्लोज लूप जो है वो इस वजह से कि हम एक क्लोज पाथ ले रहे हैं एट द डिस्टेंस r, और उसको अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर एक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके साथ साथ हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक क्लोज पाथ के पर हमें नज़र आएगा। ये एम्पियर्स लॉ था। अच्छा, इसको मैक्सवेल ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि मैक्सवेल ने जब ये एम्पियर्स लॉ कैपेसिटर पर लगाया, एक ऐसे सर्किट पर लगाया जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो वहाँ पर उसको लगा कि यहाँ पर एक और एडिशनल फैक्टर भी आना चाहिए। बस ना, आप ये देखें कि यहाँ पर एक बैटरी है और इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, अगर मैं किसी भी जगह पर इस वायर पे देखूँ तो यहाँ पे हर जगह पर एक, अगर मैं इस पे सर्कल बनाऊँ तो आपको उसके क्रॉस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नज़र आएगी या महसूस होगी, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर करंट आ रहा है और उसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो मैं अगली स्लाइड पर दिखाऊंगा, और इस करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जब करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर आपके कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा इसकी प्लेट पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शुरू हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, करंट जैसे ही फ्लो करता रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा और
नेगेटिव चार्ज जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी और उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर फिजिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर जो होता है उसमें इंसुलेशन होती है। तो अगर यहाँ पर इंसुलेशन है तो करंट तो फ्लो नहीं कर सकता, यहाँ पर फिजिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता, पर यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाती है जैसे जैसे हम इसको बैटरी के साथ लगा कर रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से, स्ट्रेंथ में बढ़ने या कम होने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनता है। यहाँ पर हम एक करंट लेते हैं, शो करते हैं और उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। हम कहते हैं यहाँ से जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की शक्ल में फ्लो करता है, पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट फिजिकली कोई क्वांटिटी नहीं है। ये एक हमने मैथमेटिकल फार्मूले के लिए एक चीज़ डिवाइस की है, पर फिजिकली कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया जी, हम ये देखें कि अगर यहाँ से हमारे पास एक करंट जा रहा है तो आप देखें कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर मिलेगी रेडियस आर पर, ठीक है, इस करंट की वजह से। और उसके साथ साथ कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स चार्ज होंगी और इनके चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पर, और जैसे जैसे ये ज़्यादा चार्ज होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास अब राइट साइड पे दो चीज़ें आएंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीज़ों की वजह से मिल रहा है, एक तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको जो कैपेसिटर के अंदर है डाइलेक्ट्रिक, उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक सिंपल करंट की फैक्टर आएगा और उसके साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो पिछली इक्वेशन से मैं बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। मैक्सवेल ने इन पर और रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इस शक्ल की होती हैं। अब ये वेव कैसी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो, अगर सपोज मैं ब्लू जो आपको लाइन नज़र आ रही है, वेव लाइन नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसके 90 के एंगल पर होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल यहाँ पर आएगी। ये दोनों इस तरीके से चेंज हो रही होती हैं, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर दिखाया ना। तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेरी कर रही हैं इस वेव में। तो इसमें आपके पास दो साइनोसॉइड वेव्स जो हैं वो पैरेलल में हैं, और उसके साथ साथ जो वेव ट्रैवल कर रही है वो आगे की तरफ कर रही है। अगर यहाँ पर देखें तो इस तरफ को वेव ट्रैवल कर रही है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव फील्ड जो हैं और वेव जो ट्रैवल कर रही है तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो कहते हैं। मैक्सवेल का ये ख्याल था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लैब्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बना सकेंगे, और उसका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आज की दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह पर मौजूद हैं। जहाँ पर भी आप कोई एंटीना देखते हैं तो आप समझ जाएं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको जनरेट कर रहा है। मसलन हमारे घरों पर भी एंटीना लगा होता है जो टीवी का होता है। इसी तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब की रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एंटीनाज यूज़ हो रहे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। मैंने इसके लिए एक अलग पूरी सिमुलेशन बनाई है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ जिसमें हमारे पास दो एंटीनास हैं, ये ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है। इन एंटीनास में हमारे पास ऑसिलेटर्स लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो वो इस किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एयर में जनरेट कर रहे होते हैं, और रिसीवर साइड पर भी एक हमारे पास ऐसा ही ऑसिलेटर लगा होता है जो उनको रिसीव कर रहा होता है, और उनमें जो इन्फॉर्मेशन छुपाई होती है उनको डिटेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हर एंटीना से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मिलती हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अगर इसकी ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर ऑसिलेशंस कम होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो एंटीनास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको जनरेट करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी स्पीड को मालूम किया, और वो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जिससे हम उनकी स्पीड को मालूम कर सकते हैं, तो उनको जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उनकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकली। आपको कुछ याद आया ये किस चीज़ की स्पीड है? ये तो स्पीड ऑफ लाइट है।
तो मैक्सवेल का ये ख्याल था कि स्पीड ऑफ लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उनका ख्याल बिल्कुल ठीक था। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जैसे जैसे हम इस तरफ रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम होती रहती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। हम माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गैमा रेज की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी और इनकी जो जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती रहेगी। ये देखिए ना, ये शॉर्ट वेवलेंथ है और इनकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनमें बहुत छोटा हिस्सा जो होता है वो विजिबल लाइट का होता है। तो इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इसकी प्रोपोगेशन के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा सुपर सेट है और उसमें लाइट जो है वो एक उसका छोटा सबसेट है। तो आज की दुनिया में हम जानते हैं कि गैमा रेज जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव तो उनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि वो कई इमारतें जो हैं उनके बराबर, बड़ी बड़ी इमारतों के बराबर, बल्कि कुछ रेडियो वेव्स तो ऐसी होती हैं जो ज़मीन से भी बड़ी होती हैं, उनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है। जबकि गैमा रेज जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैक्सवेल ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो नज़र आए। तो करंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म जो है वो भी, इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। इसी तरीके से जो मैग्नेटिज्म है वो भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, चाहे वो एक तरफ स्पिन कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन के क्वांटम जंप से, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट और फिर उससे वापस आते हुए जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट, ये तीनों इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं और ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं।